मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2020 के लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है? अनुमान लगाने में, व्यापक में, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम में। तो दोस्तों अगर गणित करने की युक्ति की बात करें तो उसमें सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है। अगला सवाल कि भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किससे शुरुआत कर सकता है? एज ए टीचर आप अगर फ्रैक्शन के कंसेप्ट को बच्चों को समझाना चाहते हैं तो आप किससे शुरुआत करेंगे? क्या बच्चे के आसपास की चीज़ों में भिन्न भिन्न भागों की पहचान करवाएंगे या फिर विभिन्न भिन्न में अंश और हर की पहचान कराएंगे कि ये न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, या फिर संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना सिखाएंगे, या फिर a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b 0 न हो। तो दोस्तों भिन्नों के अभी कंसेप्ट को समझाना है, अभी शुरुआत करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले आसपास की चीज़ों में भिन्नों की पहचान कराएंगे, यानी कि आसपास की चीज़ों में अलग अलग भागों की हम पहचान कराएंगे। इस तरह से हम भिन्नों के कंसेप्ट को बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? मैथमेटिक्स के सिलेबस में इन सब में से कौन एक शामिल नहीं है? पहला है चौपड़ यानी कि टाइलिंग, दूसरा है सममिति, तीसरा प्रतिरूप और चौथा अनुपात यानी कि फ्रैक्शन। तो NCF के अकॉर्डिंग प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में, गणित के पाठ्यक्रम में जो अनुपात है वो शामिल नहीं है। अगला सवाल के सूत्रों का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? विभिन्न आयाम वाले दो आयत का जो एरिया है वो बराबर हो सकता है, ये समझाने के लिए टीचर इनमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है? पहला है पैमाना, दूसरा ग्राफ पेपर, तीसरा धागा और चौथा टाइल। तो दोस्तों ग्राफ पेपर और टाइल जो कि अलग अलग आयाम के ग्राफ पेपर या फिर अलग अलग आयाम के टाइल से हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि दो आयतों का जो क्षेत्रफल होता है वो समान हो सकता है, भले ही उनके जो आयाम हों वो अलग अलग हों। तो यहाँ पे बी और डी यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? मैथमेटिक्स में उपलब्धि कम होने का कारण क्या? लिंग हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, गणित का स्वरूप हो सकता है, या फिर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो व्यक्ति की जो स्वाभाविक क्षमता है वो गणित में उपलब्धि कम होने का एक कारण हो सकता है। अगला सवाल ये है कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को ये समझाएं कि जो 1/4 है वो छोटा है 1/3 से, तो आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे? क्या आप LCM विधि का इस्तेमाल करेंगे या फिर कागज़ की पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे, डाइनिस ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, या फिर संख्या चार्ट का? तो दोस्तों भिन्नों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये बताने के लिए हम डाइनिस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, डाइनिस ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पे एक शाब्दिक समस्या है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ये जो सवाल है वो क्या तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, व्यकलित जमा है या फिर व्यकलित घटा है? तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं, यानी कि
मेरे पास जितनी है उसमें अगर 2 जोड़ दें तब मनीष के पास जितनी है वो पता चलेगा, यानी कि इसमें तुलनात्मक जमा हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, तो ये हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए ये जो ऑप्शन है वो सही है। साथ ही साथ हिंदू गणना प्रणाली योगात्मक प्रकृति और गुणात्मक प्रकृति की भी होती है, लेकिन इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है। आधार 2 की प्रणाली किस में होती है? बाइनरी संख्याओं में होती है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। दूसरा है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण सिखाने चाहिए। तीसरा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वह दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। चौथा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्राथमिक स्तर की बात करूँ तो ज्यामिति के अध्यापन के लिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा यह निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है? ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता के देने की क्षमता, तीसरा है परिकलन में निपुणता की क्षमता और चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो अगर मैं गणितीय तर्कड़ा के सूचक की बात करूं तो गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता यही सूचक है गणितीय तर्कड़ा का। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला और आखिरी सवाल यह है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? आपने कहा कि चलो 44 लिखो, कुछ बच्चों ने उसमें से 404 लिख दिया, तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? क्या उनकी कॉपियों में उत्तर सही लिखेंगे या फिर उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे या उनको उस समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा जा जिसने सही लिखा है या फिर उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो अगर कोई भी बच्चा 44 को 404 लिख रहा है तो आप क्या करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे मैथ पेडागोजी के आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।